हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। इसका नाम है लर्निंग 5 में। तो आज का ये वीडियो आप पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वन शॉट रिवीजन की, जहां पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे आपके वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस क्यों ना हो, उन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। और हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री की, जहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को लाइव करेंगे। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे हम लोग इसकी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। चलिए बात करते हैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए ये डिफरेंस आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो पहले देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहां पे आपसे डिफरेंस पूछा जाता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए याद रखिएगा, डबल सॉल्ट्स आर द टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं जो कि क्या होता है, केवल सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। जैसे क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे तो अपने स्टेट से क्या करेंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है डबल सॉल्ट्स की, वो क्या होती है, केवल सॉलिड फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज रहती है, बट जैसे वो सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं वैसे अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉलिड्स बोलते हैं। जबकि जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स होते हैं वो सॉल्यूशन और सॉलिड दोनों ही फॉर्म से अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। मतलब कि जो उनकी आइडेंटिटी सॉलिड फॉर्म में रहती है, वही आइडेंटिटी उनकी क्या होती है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी रहती है। दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि डबल सॉल्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। मतलब कि जैसे आप क्या करेंगे, उनको सॉल्यूशन फॉर्म में लाएंगे, वैसे क्या होंगे, सारे जो आयन्स होंगे वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, जबकि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स होते हैं, वो आप पे कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। मतलब कंप्लीटली उनके आयंस क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। केवल क्या हो गया, आपकी वहां जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो आपकी ब्रेक होती है, जबकि आपके जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके आयनाइज नहीं होते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल ये याद रखिएगा कि डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया। थर्ड डिफरेंस आप याद कर सकते हैं उनके एग्जांपल्स। जहां पे जैसे एग्जांपल क्या है, मोहर सॉल्ट का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोहर सॉल्ट है वो आपका कॉम्प्लेक्स सॉलिड है या फिर आपका डबल सॉल्ट है। ठीक है, याद करिएगा कि ये क्या है, आपका जो मोहर सॉल्ट वो क्या है, आपका एक डबल सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, डबल सॉल्ट। जबकि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा KFeCN6। ये जो आपका यहां पर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या जो कंपाउंड यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। देखिए ये क्या करेंगे आप लोग, इस मोहर सॉल्ट को जब क्या करेंगे, वाटर में या सॉल्यूशन फॉर्म में इसको लाएंगे, वैसे क्या होगा, आपका आयरन, सल्फेट, अमोनियम और आपको क्या होंगे, सारे जितने भी आपके आयंस क्या होंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, कंप्लीटली क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जबकि जब आप क्या करेंगे, K4FeCN6 को जब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में लाएंगे, तब क्या होगा, केवल आपका पोटेशियम और ये पूरा जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कंपाउंड है, सिर्फ ये ब्रेक होगा। बाकी ये CN6 है और जो Fe है, ये आपस में डिसोसिएट नहीं होंगे। ये आपका बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे जो आपको अगला टॉपिक है वो है आपका कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें होती है, याद करिएगा। क्या हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। यहां पे अगर आप K4FeCN6 आप यहां पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, आपका ये जो आपका पोर्शन होता है, जो आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपके यहाँ पे एक मेटल आइटम होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयरन बोलते हैं। जबकि यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके साइनाइड जो है, साइनाइड आयन जो है आपके Cn-, ये साइनाइड आयन है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लगे होते हैं। तो जब क्या होता है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ आपके कैटायन, एनायन, कोई भी न्यूट्रल एटम्स लगे होते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, उस टाइप के आयंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका लिगेंड्स हो गया। ठीक है, जबकि ये जो पोटेशियम आयन होता है, क्या होता है, ये कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट होता है। मतलब जैसे क्या करेंगे, आप उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाएंगे, वैसे आपका जो पोटेशियम होगा वो क्या होगा, आपका सेपरेट हो जाएगा। जबकि जो आपका FeCN6 है, ये भी आपका क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे 4 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पोटेशियम के थे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जो आपका
इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जो आपका एलिमेंट पार्ट होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया और ये आपके लिगेंड्स हो गए। अब जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स आर द टाइप ऑफ, लिगेंड्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस जो कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। अब जो लिगेंड्स होते हैं क्या होता है, आपके कई सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे इसमें आपको याद रखना है, पहला होता है मोनोडेंटेड, दूसरा होता है बाइडेंटेड और तीसरा होता है एम्बीडेंटेड, ठीक है। पहले बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। तो क्या होता है, जब कोई भी लिगेंड, अगर कोई भी आपका ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस क्या है, केवल एक साइड से ही जुड़ सकता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि कोई भी अगर आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स या लिगेंड्स ऐसा है जो कि एक साथ दो बॉन्ड से दो तरफ से जुड़ सकता है, मतलब क्या है, उसके दोनों साइड में क्या होंगे, या तो दोनों साइड में उसके नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर आपके लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब कोई भी आपका ग्रुप ऑफ एटम्स जो होता है वो क्या होता है, दो साइड से ऐड हो सकता है, तो ऐसे टाइप के हम लोग लिगेंड्स क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। तीसरा आपका जो यहाँ पे होता है वो होता है आपका पॉलीडेंटेड होता है। पॉलीडेंटेड में क्या होगा, वो कई साइड से जुड़ सकता है, इसे क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है कोई भी ऐसा लिगेंड जो आपका दो तरफ से जुड़ सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका साइज जो होता है वो कम होता है, इस वजह से वो केवल एक साइड से जुड़ सकता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका यूरिया। जो यूरिया है NH2 CH2 NH2 जो हो गया आपका, वो जो आपका यूरिया होता है वो आपका दो साइड से जुड़ सकता है, लेकिन वो केवल एक ही तरफ से जुड़ता है, बिकॉज उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए वो क्या होगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड में आपके दो साइड से जुड़ सकता है, बट वो क्या होगा, केवल एक साइड से जुड़ेगा, बिकॉज उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। जबकि मोनोडेंटेड आपका क्या होगा, सिर्फ एक बार में एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड बोलते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जैसे आप देखिए, आपने मोनोडेंटेड एग्जांपल है, मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या हो जाए आपका, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे, ठीक है। साइनाइड हो गया, ये सब आपके जो आयंस हैं, ठीक है, क्लोराइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, ये सब क्या हो गया, आपके मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे सपोज करिए आपका हो गया ऑक्सिलेट, ये बहुत फेमस आयन है, ठीक है, 2- और दूसरा होता है क्या, एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। एथिलीन डाइअमीन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो भी आपका एक टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड से होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, NH2 CH2 CH2 NH2, जहां पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जांपल है इसको बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन, जो कि है आपका एक टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करते हैं हम लोग इसकी एम्बीडेंटेड लिगेंड की, तो एम्बीडेंटेड एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, CN- या फिर NC-, ठीक है। यहां पे जो आपका CN- जो आपका आयन है, ये आपका आयन क्या है, टाइप का आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस पे क्या है, आपका निगेटिव चार्ज भी है और उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, ये आपका क्या होगा, दो साइड से जुड़ सकता है, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, आपका एक टाइप का एम्बीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन से शॉर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है, एक टाइप का लिगेंड होता है EDTA, EDTA। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो EDTA है, पहली बार इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस टाइप का लिगेंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, EDTA जो होता है इसका मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, ये इस टाइप का आपका लिगेंड होता है, जो एक टाइप का पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, जिसमें आपके चार एसिटेट आयन होते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, कितना चार्ज होता है, इस पे आपका 4 निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो टेट्रा एसिटेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेट्रा मतलब 4 और एसिटेट का मतलब क्या हुआ, आयंस, यानी आपके यहाँ पर 4 एसिटेट आयंस होते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, 4 निगेटिव चार्ज होता है और इसका फुल फॉर्म आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो ये आप लोग याद करिएगा कि ये आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए इसे कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख दिए, आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ मैंने पॉइंट्स शॉर्ट में लिखे हुए, क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट कि यार अकॉर्डिंग दिस थ्योरी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमेशा दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, पहली होती है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो आप याद करिएगा, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसके क्या होंगे, 2 टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है।
जो प्राइमरी वैलेंसी होती है जनरली क्या होती है, वो आपके आयनाइजेबल होती है। मतलब जब क्या करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आएंगे तो उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, आयनाइज हो जाएगी। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, वो नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंस भी हो जाएगा, तो आप ये भी याद करिएगा। प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टिव नहीं होती है। मतलब कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आप प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं उससे आप डायरेक्शन को नहीं बता सकते हैं कि उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या करती है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है कि मेटल एटम के अराउंड लिगेंड्स कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि जो मेटल एटम्स हैं उनके चारों तरफ जो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था Ka4FeCN6 में, तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे Fe के साथ में CN6 था, मतलब आपके छह साइनाइड आयंस थे। तो फिर आपके 6 साइनाइड आयंस जो थे वो क्या थे, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो आपके अटैच होते हैं वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आपके जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के जो आयंस होते हैं वो आपके प्राइमरी वैलेंसी होती है। ठीक है, एक चीज और, प्राइमरी वैलेंसी या तो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी यानी आपके कैटायंस होंगे या केवल एनायंस हो सकते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आपकी न्यूट्रल हो सकती है, जैसे आपका वाटर हो सकता है, न्यूट्रल एटम हो गया। दूसरा ये आपका कैटायन भी हो सकता है और आपका एनायन भी हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है क्या होती है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा वो आपकी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो ये जो पूरी थ्योरी ये आपकी वर्नर थ्योरी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी नॉन आयनाइजेबल होती है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइज नहीं होती है। यही आपका एक डिफरेंस भी है आपका डबल कॉम्प्लेक्स में और आपका जो आपका डबल सोर्स में होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है कि ये आपका आयनाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक आपकी होती है CFT जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, दूसरी आपकी होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे पहले हम बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये क्या कहती है पहले आप समझ लीजिए। देखिए पहली बात तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये आपको बताती है कि जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम्स और आयंस होते हैं वो आपके लिगेंड्स की वजह से क्या होते हैं कि लिगेंड्स की वजह से क्या होंगे, वो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो आपका मेटल एटम होता है या फिर आयन जो होता है वो ड्यू टू इंफ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स क्या करता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जहां पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जिन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आपके या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, जहां पे जो लिगेंड्स होते हैं क्या करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करते हैं, जबकि जो मेटल एटम्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके या तो इलेक्ट्रॉन्स एटम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, यानी क्या करेंगे उसको जब उसको शेयरिंग करके वो क्या करते हैं, हमेशा बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है, जिसके अकॉर्डिंग आप पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते क्या, याद करिएगा, जब किसी मेटल एटम में अगर आपका जो ट्रांजिशन है वो क्या हो, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपस में कंबाइन करके आप पे इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप्स के ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के जो इनर डी ऑर्बिटल्स है, यानी अंदर के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनर डी ऑर्बिटल्स है, अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जबकि अगर बाई चांस किसी भी मेटल एटम में अगर हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपके आउटर डी ऑर्बिटल्स है, मतलब क्या होंगे, जो बाहर के डी ऑर्बिटल्स है, अगर वो आप पे कंबाइंड कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पे जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू एस और पी ऑर्बिटल्स। जबकि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पे आपका डी ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एस और पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपके जो अंदर के डी ऑर्बिटल्स होंगे वो आपके पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन में, जबकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपके बाहर के डी ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब यहां पे देखिए
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर को बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि याद करिएगा कि जब क्या होता है हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो अगर वहां पे आपके एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब क्या हो, सारे ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो क्या पेयर्ड होंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, आपका वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि अगर कोई भी एक एटलीस्ट एक ऑर्बिटल ऐसा हो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं कि वो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा या फिर डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज क्या है, इसका यूज करके हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आपको यहां पे देख पा रहे हैं कि अगर हमको ये पता चल जाए कि क्यों ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें कौन से हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें किस टाइप का हाइब्रिडेशन हो रहा है, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इससे हम लोग उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसके यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि अटैच होते हैं किसी भी मेटल एटम से, वो क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिया था इसका K4FeCN6 का, ये मैं बहुत बेसिक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो यहां पे आपके देख पा रहे हैं कि 6 आपके साइनाइड आयंस क्या है, अटैच्ड है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स जो अटैच होते हैं वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर आपके पास सपोज करिए कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, मतलब आपके एटम से, सेंट्रल एटम से केवल 4 लिगेंड्स अटैच हैं, उस केस में आपके 2 तरह के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हुआ sp3 हाइब्रिडेशन और एक हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपका मॉलिक्यूल में किस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, किस तरह आपको एग्जांपल देके पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि आपका कब sp3 हो रहा है और कब आपका dsp2 हो रहा है। ठीक है, पहले याद रखिएगा कि अगर आपके लिगेंड्स हैं तो इसका मतलब आपका या तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा या फिर आपका dsp2 हाइब्रिडेशन होगा। अगर sp3 है तो उस केस में आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, या फिर अगर आपका dsp2 भी है तो भी क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल होगा। जबकि अगर आपके पास क्या है, 6 टाइप के, अगर आपके क्या है यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, उस केस में आपके क्या होंगे, 2 पॉसिबल हाइब्रिडेशन है। एक आपके पास है sp3d2 और दूसरा हो जाएगा d2sp3। यानी कि अब दोनों जो आपके हाइब्रिडेशन होंगे वो आपके डिपेंड करेंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका कैसे, एग्जांपल्स के साथ में। फिलहाल अब ये याद करिएगा कि अगर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस केस में आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक असम्पशंस हो गए किसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास क्या है कि आपके सपोज करिए आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, d2sp3 हो रहा है। इसका मतलब d2sp3 का मतलब क्या हो रहा है कि जो अंदर के d ऑर्बिटल्स है वो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कहीं पर d2sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है इसका मतलब वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, जबकि कहीं पे अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा sp3d2 हाइब्रिडेशन हो रहा है तो वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर d जो है वो आपको क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, जबकि यहां पर डी क्या हो रहा है, पहले आ रहा है। तो यहां पर डी पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, जबकि कहीं पर अगर क्या है, डी बाद में आ रहा है, इसका मतलब वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक एक असम्पशन हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इनफैक्ट जो आपका dsp2 है, यहां पे आपका जो डी है वो क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी चीजें मैं बताई हैं ये आपके सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आप पहले थ्योरी समझ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और आपको नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब आईयूपीएसी सिस्टम को कैसे यूज करके हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को बताते हैं और कैसे उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को और मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और एक और चीज में आती है वो है आपका कलर्स में, मतलब कि कैसे कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो वो कब आपका कलर शो करता है, कब कलर शो नहीं करता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको आज पढ़ाया हो किसी टॉपिक को डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी पीडीएफ्स हैं और जो भी वीडियोस है उसकी टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।